Welcome back everyone. So now we are beginning with the unit number 2, that is entrepreneurial planning. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस की, अपने फाइनेंस की, अपने ह्यूमन रिसोर्स की, अपने प्रोडक्शन की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, होल एंड सोल किस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं. सो फर्स्टली दो चीजें आपको दे रखी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कहते हैं मैम ये तो बहुत बेसिक चीज है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था. इकोनॉमिक किस लिए थी? जो हम मॉनेटरी गेन्स को अर्न करने के लिए कर रहे हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी थी? एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अर्न मॉनेटरी गेन्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक, दैट इज एक्टिविटीज प्राइमरीली कंसर्न विद, यानी कि जो एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बेसिकली पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करी जा रही है वो है इकोनॉमिक, और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए की जा रही है उसे कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इमोशन, सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म, बट नॉट फॉर मनी. कोई भी बेसिकली मोटिव हो सकता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का, just is not for money. Okay? अब बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं? 3 टाइप्स हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस. ओके, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो है जिसमें लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज. इनका एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल, लॉयर्स के लिए है बार काउंसिल, और कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. यानी कि प्रोफेशनल बॉडी एक सेटअप है जिसके अंदर आप मेंबर बन जाते हो, जिसके बेसिकली उस इंस्टीट्यूशनल बॉडी के आप मेंबर बन जाते हो, तो आप कहलाते हो प्रोफेशनल. Okay, so this is all about profession जिसमें specialized knowledge हो, which is used either in instructing, guiding or advising others. Thus, the occupation activity which requires an individual to apply special knowledge and skills is said to be a profession. Basically, special knowledge और skill यानी कि जितना भी आपका काम है वो कहाँ से होता है? दिमाग से. वो है हमारा प्रोफेशन. अब है बात एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की. तो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ओके, और बदले में आपको क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन. बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और occupied is what business literally means. business में ये होता है कि आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन, बेसिकली कंजम्पशन बिजनेस में नहीं आएगा. यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आता है. कंजम्पशन तो दो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस थोड़ी करोगे यार आप कंजम्पशन का. कहते हैं मैम ठीक है. तो बिजनेस में क्या होता है? आपका पैसा होता है, आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, सब कुछ आपका होता है, बस आप दूसरों से काम करवाते हो. ओके, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं. आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज आर ऑफ 3 मेजर कैटेगरीज: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस प्रोवाइडिंग. तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज 3 टाइप्स की होती हैं. सबसे पहली है मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड है ट्रेडिंग एंड थर्ड है सर्विस प्रोवाइडिंग. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? आपने रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिए, उनको प्रोसेस किया, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया एंड आफ्टर दैट उसे सेल के लिए भेज दिया. देन कम्स ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में आपने गुड्स परचेज किए और फिर वही गुड्स में अपना मार्जिन ऐड करके उन्हें सेल कर दिया. देन कम सर्विस प्रोवाइडिंग. तो सर्विस प्रोवाइडिंग में ये था बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. कोई गुड्स थोड़ी बेचते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. लॉयर्स की फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म होती है, वो आपको क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. रेस्टोरेंट्स में चले जाइए, वो आपको सर्विस. अच्छा, रेस्टोरेंट तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर हो जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस में भी आता है
और बेसिकली ट्रेडिंग में तो नहीं कह सकते, मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं कह सकते, बट ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फूड भी मिलता है और सर्विस भी मिलती है, ठीक है, आपको सर्व भी किया जाता है और आपको गुड्स भी दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये आप बाद में जब हायर लेवल्स पे जाएंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। फॉर द टाइम बीइंग रेस्टोरेंट को साइड में कर दीजिए, ओके। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी हो गई? टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, फर्म्स हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। अब बात करते हैं व्हाट इज होलसेल एंड व्हाट इज रिटेल। तो क्या फर्क है होलसेल में और रिटेल में? ओके, या सो होलसेल और रिटेल में क्या फर्क है? फर्क ये है कि होलसेल बल्क में परचेज करते हैं और रिटेलर्स बल्क में परचेज नहीं करते हैं, वो कुछ कुछ अमाउंट में सारा सब कुछ परचेज करते हैं। जैसे कि होलसेलर ने, मास्क का होलसेलर है, उसने बहुत बल्क में परचेज कर लिया, अब वो जाके 10 रिटेलर्स को थोड़े 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 मास्क दे, दैट्स ऑल। देन कम्स business is a continuous human economic activity with an objective to earn profit by producing, buying and selling of goods and services. It has following essential characteristics. तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। बट बिफोर दैट सो हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंस। अच्छा ठीक है भाई, जब एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा, बिजनेसमैन ही नहीं होगा, तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस कौन चलाएगा? रिस्क कौन उठाएगा बिजनेस का? ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। देन कम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या कह रहे हैं कि ये भाई इकोनॉमिक मोटिव से होना चाहिए। बिजनेस किसी के लिए चैरिटी या डोनेशन नहीं करने आए हैं हम लोग यहाँ पे, बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग मोटिव या मॉनेटरी गेन उनका मोटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए। देन कम्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन यानी कि आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेज एंड सेलिंग। देन कम सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, प्रोक्योरमेंट आप परचेज करना, सेल है सेलिंग करना। बेसिकली अब ऑब्वियसली अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या फिर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उससे सेल तो करोगे ही, नहीं तो फिर प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे। देन कम्स रेगुलरिटी। रेगुलरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आज मेरे पास कार थी, मैंने उसको बेच दी तो मैंने बिजनेस कर लिया, नहीं। रेगुलरिटी होनी चाहिए, अगर मैं रोज डेली बेसिस पे कार बेच रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मेरा घर बेचा तो मैंने बिजनेस कर लिया। जो सिंगल डीलिंग होती है ना वो बिजनेस नहीं होती है, रेगुलर डीलिंग करना दैट इज व्हाट वी कॉल बिजनेस, यानी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। Then comes utility creation. अब business activities result in creation of utilities. तो business activities क्या करती हैं? Utilities create करती हैं। The very first is form utility, then place utility and the time utility. इसके अंदर क्या बोला गया है? Form utility, changing the form of raw material into finished product creates form utility, यानी कि raw material से finished product में goods चेंज करना, उसका फॉर्म चेंज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर्म यूटिलिटी। फिर बात आती है प्लेस यूटिलिटी, यानी कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए हैं, अब उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, तब आप क्या क्रिएट कर रहे हो? प्लेस यूटिलिटी। देन कम्स टाइम यूटिलिटी, यानी कि आपने अभी गुड्स प्रोड्यूस कर लिए लेकिन इनका सीजन बाद में आएगा। कूलर्स का, एयर कंडीशनर्स का सीजन कब आता है? गर्मियों में। तो क्या उनका प्रोडक्शन सिर्फ गर्मियों में होता है? नहीं, उनका प्रोडक्शन सर्दियों में भी होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स उसे स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए वो क्या क्रिएट कर देते हैं? टाइम यूटिलिटी। देन कम्स प्रॉफिट अर्निंग, वो तो इकोनॉमिक मोटिव में हमने पढ़ ही लिया। देन कम्स अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अब बिजनेस है तो रिस्क होगा ही, ये तो साफ सीधी सी बात है। सो अनसर्टेनिटी ऑफ
return. Business does not guarantee for the return of either principal amount invested in the business or profit. Then comes element of risk business. Okay, तो business involves risk. Sorry, ये element of risk ही है heading, business नहीं है, ये heading नहीं है, business heading नहीं है, सिर्फ element of risk heading है. So ये bold में नहीं होना चाहिए. Business involves risk, that is uncertainty. Higher the risk, higher is the profit, goes the old proverb. पुरानी कहावत है, जितना ज्यादा रिस्क होगा बिजनेस में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा. कहते हैं मैम ठीक है, द एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स casting favorable or unfavorable impact on business. Thus the risk element keeps a businessman vigilant and going. ठीक है, अब कभी कभी कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कभी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं. एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन में कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं. तो बेसिकली बिजनेस कीप्स ऑन गोइंग और वो इन सबको फेस करता है. देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेस. अब एंटरप्राइजेस के भी 3 मेन फॉर्म्स है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर कौन है और पब्लिक सेक्टर कौन है और जॉइंट सेक्टर कौन है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आती है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी. रिलायंस इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी है. देन कम्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी. पब्लिक सेक्टर में कौन आ जाता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. पब्लिक सेक्टर में बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस या फिर वो कॉर्पोरेशंस आती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें 51% स्टेक होता है. ठीक है. देन कम्स प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. जॉइंट सेक्टर में जॉइंट सेक्टर हो सकता है 2 प्राइवेट सेक्टर का हो जाए, एक प्राइवेट एक पब्लिक का हो जाए, 2 पब्लिक का हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है जॉइंट सेक्टर. ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन थे? प्राइवेट सेक्टर में थे मैम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. So the enterprises which are owned, controlled and managed by private individuals, मैंने भी तो यही कहा था, the enterprises which are owned, controlled and managed, जो इनको own कर रहा है, जो इनको control कर रहा है और जो इनको manage कर रहा है, वो कौन है? Private individual. और उसका main objective है profit earning, comes under this category. Okay, then comes the next point, that is public sector enterprises. Public sector enterprises में कौन था? जिसमें गवर्नमेंट का 51% stake है. When business enterprises are owned, controlled and operated by public authorities with welfare as primary and profit as secondary goals. ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का 51% स्टेक होता है, 51% ओनरशिप होती है. तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन एम क्या है? कहते हैं मैम प्राइवेट सेक्टर में तो प्रॉफिट अर्निंग था, पब्लिक सेक्टर में क्या हो सकता है? पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले वेलफेयर होता है, आफ्टर दैट प्रॉफिट होता है. वेलफेयर होता है तभी नॉट टू मेंशन विजय माल्या पैसा लेके भाग गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेलफेयर हो गया था, बहुत सारे उनको पैसे दे दिए गए विदाउट एनी कोलेटरल. ओके. और भी ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर में ही होते हैं. दिस शुड नॉट बी डन. इतना भी वेलफेयर थोड़ी आप किसी का करोगे कि पूरी इकोनॉमी से पैसा निकाल के ले जाते हैं. देन कम्स जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या है? पार्टनरशिप होती है, या तो प्राइवेट सेक्टर की या फिर दोनों प्राइवेट सेक्टर की, या फिर एक प्राइवेट सेक्टर एक गवर्नमेंट की, या दोनों गवर्नमेंट की. ठीक है. So joint sector is a form of partnership between the private sector and the government where management is generally in the hands of private sector. तो जब भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर बनाते हैं, जॉइंट सेक्टर में आके काम करते हैं, तो जनरली क्या होता है ना, मैनेजमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. क्योंकि आप देखिएगा गवर्नमेंट यूनिट्स जितनी भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वहां पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, बहुत ही बेकार मैनेजमेंट होता है. गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बहुत बेकार मैनेजमेंट होता है. प्राइवेट सेक्टर क्या है ना,
मैनेज करने में बहुत आगे है। प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी रहती है, गवर्नमेंट के पास कैपिटल की कमी नहीं रहती है। देन कम्स रिसोर्सेज आर मोस्टली बॉन्ड इक्वली, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज बेसिकली प्रॉफिट होता है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Then comes important legal registration. The very first is PAN card, that is PAN, permanent account number. PAN card क्या है? PAN card can be obtained from the income tax department. Income tax department issue करता है किसी भी particular person का PAN card, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे पेन कार्ड होता है। पेन कार्ड तब आप इशू करवाते हैं जब बेसिकली आपकी कोई इनकम हो या आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही हो, ठीक है। दिस इज एसेंशियल एज द एंटरप्रेन्योर हैज टू सबमिट द पैन इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स डीलिंग विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या होता है ना, पेन कार्ड मांगा जाता है आपका। आजकल जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, या बेसिकली अगर आपकी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवा रहे हो पार्टनरशिप एक्ट में, वहाँ पे पेन कार्ड का रिक्वायरमेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी अगर वैसे तो ऑप्शनल है उसका रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आप करवा रहे हो तो वहाँ पे पेन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। पेन कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। पेन कार्ड किस लिए काम आता है? पेन कार्ड काम आता है टैक्स पेमेंट्स के लिए, टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए। टीडीएस टीसीएस क्या होता है? टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोनों में डिफरेंस है, या फिर आप कह सकते हैं फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि दोनों सेम है। टीडीएस क्या होता है ना, जैसे बेसिकली आज मैं किसी को कुछ पेमेंट कर रही हूँ, मैंने ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रेनोवेट करवाई, मैंने अपनी फैक्ट्री रेनोवेट करवाई ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुझे 1% टीडीएस काटना रहेगा जिसमें मेरे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही हूँ। और वो टीडीएस क्या होगा, मतलब अगर मैं उसको 1 लाख दे रही हूँ तो उसका 1% कितना होगा? 1000 होगा। तो 1000 मैं टीडीएस काट लूंगी और वो 1000 मैं गवर्नमेंट को दूंगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है बेसिकली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में या फिर ट्रांजैक्शंस को पकड़ने में हेल्प करता है, इसीलिए टीडीएस काटना ज़रूरी होता है। देन कम्स आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हो, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सो ऑन। PAN thus acts as an identifier for the person with the tax department. तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाई हो जाते हो। जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये कह सकते हो कि आप एक इंडियन हो, ठीक है, यानी कि आप इंडियन रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो। वैसे ही अगर पैन कार्ड है तो आप टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो। देन कम्स हु मस्ट हैव पैन। अब पेन कार्ड किस किस के पास होना चाहिए? तो ये सारे लोग हैं, इन सब के पास पेन कार्ड होना चाहिए। All existing assessees or taxpayers or persons who are required to furnish a return of income even on behalf of others must obtain PAN, ठीक है। तो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, असेसीज को भी आप टैक्स पेयर कह सकते हैं, यानी कि जो टैक्स पे कर रहे हैं, और पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। और पर्सन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही इनकम रिटर्न फाइल करते हैं, कंपनीज की अलग इनकम रिटर्न होती है, कंपनीज को एक अलग पर्सन माना गया है, LLP को एक अलग पर्सन माना गया है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है, ठीक है। तो ये भी एक पर्सन ही है देखा जाए तो इनको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो कंपनीज के भी पैन नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ मेरा पैन नंबर है, आपका पैन नंबर है, मेरे पापा का, मेरी फैमिली का पैन। भाई अगर मैंने कोई कंपनी खोल रखी है ना तो उस कंपनी का भी पैन नंबर होगा, ओके, क्योंकि वो पर्सन की कैटेगरी में आती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इवन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स मस्ट ऑब्टेन पैन। देन कम्स एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स आर लाइकली टू एक्सीड 5 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल आप भूल जाइए, ये जब आप आगे टैक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्या होता है। बेसिकली इस वक्त प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20।
1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 अभी प्रीवियस ईयर है और अभी ये असेसमेंट ईयर चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा प्रीवियस ईयर के बारे में। देन कम्स any person who intends to enter into financial transaction where quoting PAN is mandatory, जैसे कि 1 लाख का डिपॉजिट करवाना बैंक में, ठीक है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में तो बैंक वाले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगेंगे सो दैट जो टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटीज हैं इस ट्रांजैक्शन को पकड़ सके, ओके, कैच कर सके। देन कम्स असेसिंग ऑफिसर may allot PAN to any person either on his or her own on a specific request from such person, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को पैन दे देना चाहिए अगर कोई पर्सन पैन की रिक्वेस्ट कर रहा है तो मांग रहा है तो पैन। देन कम्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज पहले क्या चलता था ना, आजकल जीएसटी चलता है, पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, अलग अलग टाइप्स के टैक्स लगते थे। लेकिन अब सिर्फ एक टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। पहले आपको अलग अलग टैक्स में रजिस्टर्ड होना होता था, टैक्सिंग अथॉरिटीज में अलग अलग आपको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता था, अगर आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वैल्यू एडेड टैक्स, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, जो सीधा आपकी इनकम पे लेवी होता है, आप किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते उसका बर्डन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका ट्रांसफर कर सकते हो आप बर्डन, जैसे कि दुकानदार करते हैं हम पे, कंज्यूमर्स पे। अगर वो हम लोगों को कोई चीज बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी ऐड करके बेचते हैं, तो पैसा किसकी जेब से गया? कंज्यूमर की जेब से गया। और फिर जो दुकानदारों के पास टैक्स आता है वो टैक्स वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। देन कम्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड। अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड चाहिए रहेगा, ठीक है। इंपोर्ट क्या है? ब्रिंगिंग गुड्स टू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर से गुड्स मंगाना। एक्सपोर्ट, यहाँ के गुड्स बाहर बेचना, तो आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड चाहिए रहेगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो। फिर आता है टैन नंबर, ठीक है। अब ये ध्यान से समझिएगा, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स यानी कि टीडीएस ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस। टैन registrations is required to be obtained टैन number so that business can comply to the TDS requirement। अब पैन नंबर किस लिए चाहिए था भाई? पैन नंबर तो बहुत सारे रीजंस की वजह से चाहिए था, मैंने आपको बताया था, जिसमें से एक रीजन था ये टीडीएस वाला। अब टैन नंबर किस लिए चाहिए होता है? टैन नंबर सिर्फ टीडीएस के रीजन से चाहिए होता है। आइए देखते हैं। पैन नंबर में तो कितनी सारी चीजें थी कि टैक्स पेमेंट हो, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट हो, रिटर्न ऑफ इनकम हो, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस, करेस्पॉन्डेंस, इतनी सारी चीजों के लिए पैन नंबर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन टैन नंबर की रिक्वायरमेंट सिर्फ टीडीएस के लिए, अगर आपको टीडीएस काटना है, यानी कि केबीसी फॉर एग्जांपल, केबीसी में जितना भी अमाउंट वो लोग जीतते हैं ना, केबीसी वाले उनको पूरा अमाउंट नहीं देते हैं, उसमें से 30% काटते हैं। ओके मैम, ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 लाख रुपए जीते हैं, कितने जीते हैं? ओ माय गॉड, दिस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, मैं वैसे ही बता देती हूँ। अगर 1 लाख रुपए जीते हैं किसी ने तो इसका 30% होता है 30,000। तो कौन बनेगा करोड़पति वाले उसको सिर्फ 70,000 देते हैं, 30% का उसका टैक्स कटता है और ये जाता है गवर्नमेंट के पास। ये बेसिकली लॉटरी इसको कंसिडर किया जाता है, केबीसी में जो भी है उसको लॉटरी कंसिडर किया जाता है और लॉटरी पे 30% टीडीएस एप्लीकेबल है। ठीक है, सो बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, उनको चाहिए होता है टैन नंबर। सो हु मस्ट अप्लाई फॉर टैन? All those persons who are required to deduct tax at source or collect tax at source on behalf of income tax department are required to apply for and obtain TAN number. Then comes shop and establishment license. I'm sorry.
शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस किसे चाहिए होता है? जो बेसिकली अपनी पर्टिकुलर शॉप खोल रहा हो, अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है या छोटी मोटी सी बेसिकली टेक अवे का भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे फूड लाइसेंस चाहिए रहता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होटल खोला, रेस्टोरेंट खोला, उन्हें फूड लाइसेंस चाहिए होता है। थिएटर खोला तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। देन कम्स ईपीएफ एंड ईएसआई। तो अब ईपीएफ और ईएसआई की जरूरत क्यों पड़ती है? ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईएसआई है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए जरूरत होती है क्योंकि एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। जब एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं, जब एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं तो बेसिकली उनको एक सम अश्योर्ड दिया जाता है, यानी कि 60 ईयर्स के हो गए, वो रिटायर हो गए तो उनको 25 लाख दे दिए, ठीक है, 25 लाख दे दिए या 30 लाख दे दिए, ऐसे पर्टिकुलर सम अश्योर्ड दे दिया जाता है सो दैट वो अब आगे से उसके बाद उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज उनकी एज हो गई है, वो कमाने के उस पोजीशन में नहीं है, तो अगर आप उनको लमसम अमाउंट दे दोगे तो उनकी वो रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे निकल जाएगी। और अब 25 और 30 लाख कोई फ्री में नहीं देता है, ठीक है। अगर आप किसी किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे 30 साल काम कर रहे हो ना, 30 साल से काम कर रहे हो, तो आपके हर महीने ईएसआई और ईपीएफ के पैसे कटते हैं। जैसे अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो मान लीजिए उसमें से 5,000 आपके ईपीएफ और ईएसआई के कटते हैं, फिर वो इन्वेस्ट होते हैं एंड 30 साल बाद वो 25-30 लाख बन जाते हैं और फिर आपको रिटायरमेंट पे दे दिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन।